हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारे कक्षा 11 की यात्रा चल रही है बेटा, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में थोड़ा सा मैं रिकेप करता हूं। दो चीजें बात की थी, एक तो प्रत्यक्ष स्रोत जो हमको अंदर की बात बताते हैं, और एक अप्रत्यक्ष, जिसमें से हमने बात की थी कि प्रत्यक्ष स्रोत तो धरातली चट्टानें होती है, या हम बात करें ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष स्रोत में हमने तापमान, दबाव, घनत्व की बात की, और सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक की बात की थी जिसको कहा था भूकंपीय तरंगे। मैंने आपसे कहा भी था कि इसको हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, भूकंपीय तरंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कि भूकंप क्या होता है। भूकंप आप 6th में, 7th में, 8th में, छोटी क्लास से भी पढ़ रहे होंगे। भूकंप का मतलब आपने टीवी में भी देखा होगा कि बिल्डिंग्स का हिलना भूकंप होता है ना। बिल्डिंग हिल रही है उसको भूकंप मानते हैं। आप खड़े हैं और आप हिल रहे हैं, भूकंप उसके अंदर आ जाता है। कई बार बताया भी जाता है कि अगर भूकंप आ जाए तो आप एक जो मजबूत चीज उसके नीचे आके बैठ जाए, सुरक्षा के लिए बताया जाता है। तो भूकंप होता क्या है? क्या ये बिल्डिंग्स खड़ी खड़ी थक गई है क्या, इस कारण हिल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो भूकंप आने का कारण क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है भूकंपीय तरंगे। अब दिमाग में ये आता है कि सर आपने दूसरा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। पहले तो आप भूकंप बता रहे थे, अब भूकंपीय तरंगे होती है, ये क्या होती है? थोड़ा सा धैर्य रखें, सबकी बात करेंगे हम। आपकी किताब में क्या दे रखा है कि भूकंप क्या होता है? तो समझिए, भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कंपन, यानी पृथ्वी का हिलना, है ना। अभी मैं खड़ा हूं और मैं यूं हिलने लग जाऊं तो यानी समझ लीजिए भूकंप आ रहा है ना। अभी तो नहीं आ रहा है लेकिन आ रहा है। तो भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। कंपन क्यों आता है? कि हमारी जो पृथ्वी है, ये धरातल है मान लीजिए, इसके अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जो बल होगा या बाहर की तरफ बल है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग्स गिर गई है, आपने कोई विस्फोट कर दिया है, परमाणु विस्फोट कर दिया है, किसी कैसे भी। तो जब किसी ज्ञात व अज्ञात बाह्य अथवा अंतर्जात बलों के कारण, आपको पता है या नहीं पता है, उसके कारण अगर पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा है कि वो बल ज्ञात भी हो सकता है, अज्ञात भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, अंदर का भी हो सकता है ना। अच्छा, अब देखिए भूकंप क्या है। भूकंप के अंदर हम जानते हैं, ये तो सामान्य शब्द हो गया। जैसे हम कोई समझे कि भूकंप क्या होता है तो हम बता देंगे पृथ्वी का हिलना भूकंप होता है। लेकिन अब एक फैक्ट्स के आधार पर पढ़े तो भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जो ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है। ऊर्जा के निकलने के कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, जो सभी दिशा में फैलकर भूकंप लाती है। अब सर एक नया क्वेश्चन आप क्रिएट कर दिया कि ऊर्जा के निकलने से, ये ऊर्जा कहां से निकलती है? अब आपके पास में दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं कि सर ये भूकंपीय तरंगे क्या होती है, ये ऊर्जा कैसे निकलती है। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, अब हम यहां पर देखते हैं कि पृथ्वी में कंपन क्यों उत्पन्न होता है। आप ये मानकर चलिए कि पृथ्वी में अगर कंपन उत्पन्न हो रहा है, भूकंपीय तरंगे आ रही है, तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा। आप ये देखिए कि यहां पर हमारा धरातल है जहां पर हम खड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पर आपके पेड़ पौधे हैं, यहां पर आपकी बिल्डिंग्स है, यहां पर आप भी खड़े हैं शायद, या आप भी खड़े हैं। ठीक है, अब होता क्या है समझिए आप कि पृथ्वी के अंदर या भीतर में यहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं बेटा। कौन से पदार्थ होते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिनसे हमेशा ऊर्जा निकली रहती है, ऊर्जा निकलती रहती है। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। आप बड़े ध्यान से समझना, ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना बेटा, यही ऊर्जा का स्रोत होते हैं। यहां से ऊर्जा निकलती है। यहां से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा निकलती है रेडियो एक्टिव पदार्थ से। अब ये ऊर्जा जाती कहां है? मुझे आप बताइए कि छोटा सा आपने बचपन में भी देखा होगा कि कोई बच्चा है, आप बच्चे के पर खेल रहे हैं, तो आप बच्चे को नीचे बैठा दिया आपके दोस्तों ने, और उस पर कोई गद्दा रख दिया, एक के ऊपर, दो के ऊपर, तीन के ऊपर, उसको दबा दिया। लेकिन जब वो हिलेगा, जब तक वो बैठा है, लेकिन जब हिलेगा तो सारे गद्दे नीचे गिर जाएंगे, होता था ना। तो यही चीज होती है कि यहां से जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है, इससे ऊर्जा निकलना चाहती है। अब ऊर्जा कहां से निकलेगी? जहां से उसको जगह मिलेगी, जहां से उसको जगह मिलेगी। अब जगह क्या मिल रही है? आप थोड़ा ध्यान समझिएगा, जगह क्या मिल रही है यहां पर। आप आगे बढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। हमारी पृथ्वी क्या होती है? अंदर प्लेटों पर स्थित है। अंदर कहीं क्या है? प्लेटें हैं। ये प्लेटें क्या होती है? या तो दूर जाती है या पास जाती है। तो इन प्लेटों के अंदर जहां भ्रंश उत्पन्न होता है, यानी दरार, सामान्य भाषा में समझिए, इसको कह सकते हैं अपन दरार, या ऐसे कह सकते हैं भ्रंश। इन भ्रंशों से क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। इन भ्रंशों से क्या होती है? यहां से तरंगे निकलती है, और ये तरंगे बाहर निकलकर, ऊपर निकलकर पृथ्वी के धरातल से टकराती है नीचे से, या तो दूर जाएगी या फिर पास आएगी। उसके कारण क्या होता है? पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल आराम से समझ गए होंगे आप।
मैंने यहां पर भी आप पढ़ेंगे कि यह प्राकृतिक घटना है जो ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है। ऊर्जा कहां से निकल रही है? रेडियोएक्टिव पदार्थ से निकल रही है सर, और जिससे सभी दिशाओं में फैलती है और भूकंप आता है। ये तरंगे सभी दिशाओं में, कोई इधर चल जाएगी, कभी ये तरंगे यूं आके इधर की तरफ आती है, कभी अपसारी बल होता है, दूर जाता है, कभी अभिसारी होता है। समझ रहे हैं? अब यहां पर देखिए आप कि प्राय भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। ये जो ऊर्जा निकलती है ना बेटा, ये हमेशा किसी दरार के किनारे से निकलती है, और भूप्रवृत्ति की शेल में गहन दरारें ही भ्रंश होती है, और भ्रंश के दोनों तरफ शेलें विपरीत दिशा में गति करती है। ये शेलें कहां से निकलती है? दरार से निकलती है, मैंने यही बताया इसके अंदर, और दरार में से चारों तरफ फैल जाती है। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन था कि भूकंप तरंगे क्या होती है, तो ये जो ऊर्जा निकल रही है तरंगे होती है, यही भूकंप तरंगे होती है। इनका नाम क्या होता है ये हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि सर ऊर्जा कहां से निकल रही है, तो ऊर्जा निकल रही है सर रेडियोएक्टिव पदार्थ से निकल रही है, जो पृथ्वी के भूगर्भ में होता है। ये भी बात सही है, और यहां से जो तरंगे है ना बेटा, वो सभी दिशाओं में फैल रही है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये तरंगे तो हमेशा फैलनी चाहिए, यानी भूकंप तो आना चाहिए, लगातार आना चाहिए। नहीं, देखो मेरा बेटा यहाँ पर काम यह है कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से चीजों को समझाना। होता क्या है समझिए बेटा, कि यहां पर जो प्लेटें हैं ना, ये प्लेटें दूर जाना चाहती है। यूं समझिए आप, ये प्लेटें दूर जाना चाहती है, कोई इधर कोई कहां पर। लेकिन मैंने जब आपको प्रत्यक्ष स्रोत बताया था, उससे बताया था कि पृथ्वी की जो ये प्लेटें हैं, ऊपर की जो शेलें हैं, चट्टानें हैं, इनका बहुत ज्यादा दबाव होता है। क्या होता है? दबाव होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर होने के कारण ये चट्टानें दूर तो जाना चाहती हैं, लेकिन दूर नहीं जा पाती है ना। जाना तो चाहती है, गुण तो होता है इसके अंदर, क्योंकि तरंगे ऊपर से टक्कर लगा रही है, लेकिन ये दूर जा नहीं पाती उनके दबाव प्रेशर के कारण, है ना। तो इस कारण यहां से जो निकलने वाला रेडियोएक्टिव पदार्थ है, जो ऊर्जा है, वो बाहर निकल नहीं पाती। लेकिन किसी भी कारण से जब दबाव हटता है, दबाव रिलीज होता है, तो ये तरंगे जहां आकर ऊपर जाकर और पृथ्वी के धरातल से टकराती है और भूकंप लाती है। बात समझ गया? आप क्लियर है? अब आपसे कोई पूछे भूकंप की परिभाषा, तो सामान्य आप तो कह देंगे कि सर पृथ्वी का कंपन भूकंप होता है। ये तो एक छोटी क्लास का बच्चा बता देगा। लेकिन आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या बताना है कि पृथ्वी के जो भूगर्भ में, वहां पर रेडियोएक्टिव पदार्थ से जो ऊर्जा निकलती है, किसके सहारे? दरारों के सहारे, भ्रंश के सहारे, वो पृथ्वी के धरातल पर टकराती है, और टकराने के बाद में जो हलचल उत्पन्न होती है उसे भूकंप कहते हैं। कोई पूछे कि सर रोजाना क्यों नहीं होती है, वहीं पर क्यों होती है, तो आप बताएंगे कि जहां पर दबाव कम होता है, जैसे जापान के पास दबाव कम होता है, वहां की चट्टानें कमजोर है, तो वहां पर भूकंप आते रहते हैं 24 घंटे में। हमारी चट्टानें कठोर हो चुकी है भारत की, तो यहां भूकंप इतने नहीं आते हैं। तो ये कारण है, समझ रहे हैं? अच्छा, अब एक बात और समझिए आप, यहां पर मैं एक और चीज समझाता हूं आपको। मैं यहां पर, ये देखिए आप, यहां पर देखिए, अब इसका छोटा सा उदाहरण लीजिए। आपने कभी तालाब के किनारे गए? तालाब के किनारे आपने देखा होगा, आपने कि हम एक पत्थर मार देते हैं। ये तालाब है, बहुत बड़ा पानी का तालाब दिख रहा है, या पत्थर मार दिया। अब पत्थर जब मारेंगे तो इसके चारों ओर क्या होती है? तरंगे उत्पन्न हो जाती है। ऐसे होता है ना, यहां पर से लहरें क्या होती है? चारों तरफ फैल जाती है। तो बेटा ये जो लहरें होती है, मुझे बताइए, ये लहरें का प्रभाव जहां पत्थर मारा है उसके पास में होता है, और जैसे जैसे दूर जाता है तो उसका प्रभाव कम होता 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 समाप्त हो जाता है। तो वही कहानी है कि अभी आप जहां से तरंगे उत्पन्न हो रही है, उसको आप भूगोल में पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। और जहां पर टकराती है सबसे पहले, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। शब्द को याद रखिएगा, भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र पर यहां पर टकरा रही है तो यहां प्रभाव ज्यादा होगा, यहां पर विनाश ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम धरातल से केंद्र से दूर जाते रहेंगे, इसका प्रभाव और इसका विनाश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल देखा होगा, आप समुद्र में, आप कभी तालाब पे बैठे होंगे, आपने एक पत्थर मारा होगा खींच के। जब पत्थर मारा होगा तो जहां टकराया होगा तो वह लहरें उत्पन्न हुई होगी। लहरें सेंटर पे ज्यादा होती है, दूर जाके खत्म हो जाती है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर लहरें कैसे उत्पन्न होती है? इसी प्रकार से उत्पन्न होती है क्या? नहीं जी, लहरें उत्पन्न होने का कारण देखिए आप, कि जो ये भूकंपीय जो तरंगे होती है, ये भूकंपीय तरंगे, ये बेटा दो तरंगों से उत्पन्न होती है। या तो इनका प्रभाव क्या होगा? क्षैतिज होगा। इनका प्रभाव क्या होगा? क्षैतिज होगा। क्षैतिज यानी जैसे यहां से हो रही है, ये क्षैतिज होगा। ऐसे ऐसे क्या होगा? इनका प्रभाव क्षैतिज होगा। बेटा ये बुक्स में तो नहीं दे रखा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनको आसान भाषा में समझाऊं कि जब भूकंप आ रहा है ना, तो प्रभाव क्या होगा? क्षैतिज हो सकता है। ये अगर क्षैतिज होता है तो इसका प्रभाव, यानी इसकी जो हानि होती है, इससे नुकसान होता है, बहुत कम होता है ना। इससे नुकसान क्या होता है? बहुत कम होता है, हानि भी बहुत कम होती है। लेकिन दूसरा जो होता है, उसके अंदर जो लहरें होती है, वो ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर चलती है,
और जब ये चलती है तो ये धरातल को नष्ट कर देती है, एक तरीके से तोड़ देती है। और इसका प्रभाव क्या होता है, इसका ये बड़ी विनाशकारी होता है। ये क्या होती है, विनाशकारी होती है। यानी भूकंपीय तरंगे या हम कह सकते हैं जो लहरें हैं वो दो तरीके से चल रही है, एक तो चल रही है क्षैतिज दिशा में और एक चल रही है ऊपर नीचे, है ना, आपके ऊर्ध्वाधर और एक आपके नीचे की तरफ लंबवत गति कर रही है, तो उसका प्रभाव विनाशकारी होता है। ठीक है, तो आप ये चीजें समझ गए। अब एक दिमाग में एक चीज और आती है सर, हमारी बुक्स में बताया है कि जैसे भूकंप तरंगे जो होती है, जो मूल केंद्र बताया है, मूल कारण है, उससे कारण क्या हो रहा है कि भूकंप आ रहे हैं, जिसमें हम भूकंपीय तरंगों की बात कर रहे हैं। आपने रेडियोएक्टिव पदार्थ ही बता दिया सर, है ना, और आपने बताया कि क्यों नहीं आ रही है हर जगह, हमेशा क्यों नहीं आते भूकंप, क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि प्रेशर ने उसको बांध रखा है, उन ऊर्जाओं को बांध रखा है। जैसे ऊर्जा निकलेगी, जैसे प्रेशर हटेगा तो ऊर्जा निकलेगी। मैंने आपको कल उदाहरण भी दिया था, आपकी क्लास में सर हैं तो आप चुपचाप बैठे रहते हैं, बिल्कुल काम करते रहते हैं, लेकिन जैसे सर बाहर चले गए तुरंत आपका प्रेशर कम हुआ और आप इधर उधर इधर जाना शुरू कर देते हैं। तो वही तरंगों का हाल है, वो रेडियोएक्टिव तरंगे भी इधर उधर जाना शुरू कर देती हैं, कभी विपरीत दिशा में जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी क्षैतिज जाती है और भूकंप आता है। तो क्या भूकंप का कारण क्या केवल यही है? हम ये देखें, माफ कीजिएगा, यहां से हम देखते हैं भूकंप का कारण क्या यही है? नहीं, देखिए भूकंप के कारण और भी हैं। मैं आपको एक एक चीज को अनफोल्ड करूंगा और आपको बताऊंगा, इसमें खाली बताने का है। पहला जो कारण बताया गया है आपके बुक्स में, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वो ज्वालामुखी विस्फोट है या ज्वालामुखी उद्गार है। अब आप बोलेंगे सर ज्वालामुखी उद्गार क्यों है? समझिए आप क्यों है। ज्वालामुखी उद्गार क्यों आता है? आपको पता है कि नीचे क्या होता है, पृथ्वी के भूगर्भ में मैग्मा चैम्बर होता है, और ये मैग्मा चैम्बर से जो मैग्मा होता है वो किसके सहारे, दरारों के सहारे, जब प्रेशर कम होता है तो ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये चट्टान कठोर होती है तो ये तो ऊपर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, ऐसे यहां पर निकल नहीं पाता है, तो भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो क्योंकि पृथ्वी में हलचल होना ही तो भूकंप है, और अब बाहर भी निकल जाएगा तो भी हिलेगी, तो वो ज्वालामुखी उद्गार के तो कारण यहां पर भूकंप आ रहा है। ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है इसके बारे में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, ज्वालामुखी कैसे आता है, लेकिन आप समझिए ज्वालामुखी उद्गार के अंदर दो तीन चीजें समझिए। एक तो मैग्मा चैम्बर होता है जहां से आपका मैग्मा निकलता है, जहां ऊपर निकलता है उसको ज्वालामुखी क्या कहते हैं, नली कहते हैं, और जहां पर यहां पर आके ये इकट्ठा होता है पदार्थ मैग्मा। मैग्मा क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा, जब चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप पृथ्वी के अंदर होता है उसे मैग्मा कहते हैं, जब ये बाहर आ जाता है उसे लावा कहते हैं, और इसी से ही पर्वत का निर्माण होता है। ये हम आगे बात करेंगे। दूसरा आपके पास में भ्रंश, यानी आपके पास में जो भ्रंश के कारण, यानी भ्रंश बनने के कारण। अब सर ये भ्रंश बनने के कारण क्या है? ये दूसरा प्रभाव है। सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है बेटा। भ्रंश बनने के कारण समझिए आप कि आप ये मानकर चलिए कि ये पृथ्वी के धरातल है, और धरातल पर क्या होता है, जब किसी भी कारण से अंदर रेडियोएक्टिव पदार्थ है, ऊर्जा निकल रही है, और प्लेटें इधर चल रहा है, दाईं तरफ चल रहा है, या प्लेटें कहां चल रहे हैं, बाईं तरफ चल रहा है, यानी प्लेटें एक दूसरी तरफ दूर जाना चाहे, है ना, क्योंकि क्या होता है तरंगे या तो आपकी अपसारी होगी, है ना, या फिर तरंगे क्या होगी, हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे इसको, तरंगे क्या होगी या अभिसारी होगी, एक दूसरे के या तो दूर जाएगी या पास जाएगी, तो उसके कारण यहां पर भ्रंश उत्पन्न होता है, उसके कारण भी भूकंप आता है। दूसरा कारण हो गया, है ना, दरार पड़ने के कारण। अच्छा, और आगे क्या है सर? और तीसरा है कि भू संतुलन में अव्यवस्था होना। ये क्या शब्द आ गया सर, अव्यवस्था होना? हम तो 11th के विद्यार्थी हैं। अरे 11th के विद्यार्थी, लेकिन समझना जरूरी है। अव्यवस्था क्या होता है समझिएगा, माफ कीजिएगा, अव्यवस्था क्या होता है? अव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, आपके पास में आराम से आप संतुलित रूप में बैठे हैं, लेकिन आपके पास कोई आके ऊपर सिर पर बैठ जाए तो आप एक थोड़ा सा वजन सह लेंगे, थोड़ा सा सह लेंगे, ज्यादा होगा तो आप हिलेंगे, आप बोलेंगे नहीं यार मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा। तो पृथ्वी की जो परत होती है ना, धरातल होती है, इसमें भी संतुलन की अवस्था पाई जाती है, जो प्राकृतिक रूप से होती है, संतुलन की अवस्था पाई जाती है। लेकिन कोई भी कारण से, बाहरी कारण से, अंतर्जात बलों के कारण इसकी संतुलन की अव्यवस्था में, संतुलन में अगर डिफरेंस आता है, यानी संतुलन में परिवर्तन आता है, यानी अव्यवस्था उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी अपने आप को एडजस्ट करती है, थोड़ा हिलती है, उसी कारण भूकंप आते हैं। सर उदाहरण लीजिए, उदाहरण लीजिए आप उदाहरण से पढ़ाएंगे आप, ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पर्वत है। अब पर्वत का क्या होता है कारण? यहां पर पर्वत का आप समझिए, ये पर्वत जो है ना बेटा, यहां पर ये पर्वत, ये देखिए आप, ये पर्वत चल रहा है। अब पर्वतों पर क्या हो रहा है, हजारों सालों से यहां पर अपर्दन हो रहा है। अपर्दन होने के कारण जो पर्वत कभी 1000 मीटर या 2000 मीटर था, वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और फिर इसका अवसाद कहां जमा हो रहा है, यहां जमा हो रहा है। ये नदियों में बहकर आ रहा है और यहां जमा हो रहा है। तो हुआ क्या
जहां पर इस स्थल को आदत थी एक बड़ी ऊंचाई की पर्वत की, वो तो कम हो गया, और यहां पर जहां पर एक खालीपन था वो गड्ढे से भर गया। तो यहां पर भू संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। यहां पर प्लेटें अंदर से एडजस्ट करेगी, थोड़ा सा शिफ्ट होगी दाएं बाएं, और तरंगे निकलेगी और भूकंप आ जाएगा। समझ गए? बिल्कुल आसान समझ गए, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए जी, फोर्थ लेते हैं हम। इसके अंदर आपके पास में क्या क्या हो गया देखिए। पहला हो गया ज्वालामुखी उद्गार, दूसरा हो गया भ्रंश बनने के कारण, फिर आपके पास में हो गया भू संतुलन में अव्यवस्था। अब देखिए चौथा क्या हो सकता है हमारे पास में? चौथा हो सकता है जलीय भार। जलीय भार ये क्या होता है सर? देखो बेटा, जलीय भार का मतलब क्या होता है कि हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से कहीं पर, इसको इस पेन से कर लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, प्राकृतिक रूप से कहीं पर तालाब है, कहीं पर क्या है, कहीं पर झील है, कहीं समुद्र है। लेकिन मनुष्य ने अगर कहीं पर मान लीजिए कोई बांध बना दिया, ये क्या बना दिया? बांध बना दिया। अब मुझे बता दिए बांध बना दिया, प्रकृति ने तो नहीं बनाया था ना, तो यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा या नहीं होगा? जब एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा यानी वही भू संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? भूकंप आएगा। इसका उदाहरण हम कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में, अब आगे पढ़ेंगे, एक जगह है कोयना, तो यहां पर कोयना बांध बनाया गया था, और महाराष्ट्र माना जाता है भारत के दक्षिण के पठार का हिस्सा है, माना क्या जाता है ही, लेकिन ये सबसे एक स्थिर जगह है, यहां पर भूकंप आने की संभावना नहीं है। लेकिन जब यहां पर भूकंप आया तो वैज्ञानिकों ने मालूम करा, पता लगा कि यहां पर एक बांध बनाया गया था, उस बांध के कारण 1967 में यहां पर भूकंप आया था। तो ये जलीय भार हो गया। ओके जी, ओके सर। और भी कोई कारण है क्या? और कारण लीजिए आप, और कारण भी ले सकते हैं आप। पांचवा कारण लीजिए। पांचवा कारण है गैस का प्रसार। गैस का प्रसार ये क्या है सर? ये कैसे है समझिए आप, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है बेटा। ये आपकी प्रॉपर्टी है। किसी भी कारण से दरार उत्पन्न होने से आपके जो ऊपर का जो जल है, यहाँ का जल है, ये जल जो है, यहाँ पर मान लीजिए जल था, ये जल क्या हो जाएगा? दरार के कारण कहाँ आ जाए? ये जल जमीन के अंदर चल रहा है, समझे? अब जल गर्म अंदर जाएगा, अंदर हीट है, तो ये क्या? गर्म होगा। गर्म होगा तो वाष्प बनेगी, वाष्प वापस ऊपर जाएगी और ऊपर जाके भूपटल पर टकराएगी, है ना, बाहर निकलने का प्रयास करेगी, और क्या आ जाएगा? उससे भूकंप आ जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? भूकंप आ जाएगा। जब आप ज्वालामुखी पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कि समुद्र के किनारे जो प्लेटें हैं वहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं, ज्वालामुखी भी आते हैं। कारण क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है वो प्लेटों के दरार में से नीचे जाता है और ऊपर वाष्प बनकर टकराता है, जिसके कारण वहां पर भूकंप आते हैं। बिल्कुल सामान्य चीजें। और सबसे अंत इन सब का निचोड़ जो है वो कारण कौन सा होगा? प्लेट टेक्टोनिक्स प्रभाव। कौन सा होगा? प्लेट टेक्टोनिक्स प्रभाव, जिसके बारे में हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। आप तो ये समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी पूरी प्लेटों पर टिकी हुई है, अर्ध तरल अवस्था में प्लेट है, हमको मालूम नहीं पड़ता, बिल्कुल स्लोली मूवमेंट कर रही है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नाच रहे हैं। ये प्लेटें क्यों नाच रही हैं? वही कारण, रेडियोएक्टिव पदार्थ है, ऊर्जा निकल रही है। ऊर्जा अगर दूर जाएगी तो ये प्लेटें दूर जाएगी, अगर ये पास में आएगी तो प्लेटें पास में आ जाएगी, है ना। उसके कारण भी प्रभाव हो रहा है भूकंप का। तो मैंने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या बताया? कोई खास नहीं बेटा, आपको प्रेशर में नहीं आना, ये चीजें आपको आगे बताएगी। और ये सामान्य चीजें हैं कि भूकंप आ रहा है भूकंपीय तरंगों के कारण। लेकिन सर ज्वालामुखी के कारण भी तो आएगा, बिल्कुल विस्फोट होगा, भ्रंश बनेगी, दरार बनेगी, फाल्ट होगी, उसके कारण भी तो आएगा। भूसंतुलन में अव्यवस्था होगी, हम करें या प्रकृति करे तो भी आएगा। जैसे ये प्रकृति कर रही है और ये हम कर रहे हैं जलीय भार के कारण, है ना। और आपके गैस के प्रसार के कारण आएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण आएगा। ये भूकंप की कहानी हो गई है। तो क्या सर इतनी है क्या? नहीं, अभी कुछ और चीज बच रहा है। क्या बच रहा है? हम इसको यहां से देखते हैं। देखिए इस डायग्राम को, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर देखिए आप, बिल्कुल सही। देखिए मैंने क्या कहा था कि जो रेडियोएक्टिव पदार्थ दिख रहा है ना आपको, यहां से जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, ऊपर जा रही है, ये तरंगे ऊपर जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, इसे क्या कहते हैं? इसे सर भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं, या इसको फोकस कहते हैं। ठीक है, यानी परिभाषा लिख लीजिए आप कॉपी में। पृथ्वी के भूगर्भ में जहां से भूकंपीय तरंगों का जन्म होता है, ये भूकंपीय तरंगे फैलती है, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, मूल केंद्र कहते हैं या फोकस कहते हैं। अब ये तरंगे कहां जाएगी? देखो बेटा, ये यहां जाएगी, ये यहां जाएगी, ये यहां जाएगी, यहां जाएगी। अब मुझे बताइए, ये भूकंपीय तरंगे धरातल, ये धरातल है हमारा, ये धरातल है, पेड़ पौधे हैं हमारे, यहां पर सबसे पहले कहां पहुंचेगी? जहां सबसे कम दूरी होगी, और सबसे कम दूरी होगी ठीक इसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर। यहां से ऊपर जाइए और ये जो
माफ कीजिएगा, ये जो ऊपर होगी बिल्कुल ठीक ऊपर, यहां पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव होगा। यहां भी होगा, थोड़ा बाद में होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, लेकिन सबसे बाद में होगा। तो यानी भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर जहां पर धरातल पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है, उसे हम भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, है ना? समझ गए आप? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, समझ गए? तो आपके पास में दो शब्द आए। दो शब्द कौन सा है? एक तो आया सर भूकंप मूल आया या केंद्र आया। भूकंप मूल केंद्र क्या होगा? जहां पर सबसे पहले तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। और भूकंप मूल के ठीक ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ, यहां पर अधिकेंद्र होता है। क्वेश्चन कैसे आता है समझिए आप। क्वेश्चन ये आता है कि धरातल पर सबसे पहले भूकंप का प्रभाव या भूकंप का अनुभव कहां होता है? तो आपके पास ऑप्शन दे दिया भूकंप मूल, अधिकेंद्र। तो आपको अधिकेंद्र करना है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले होता है ना, यहां पर। और सबसे विनाशकारी कहां होगा? वो भी यहां पर होगा। अरे मुझे बताइए, ये मान लीजिए कोई दीवार है, मैं हथौड़े से मारूंगा तो यहां पर क्रैक आएगा ज्यादा, और इसके पास में दूर थोड़ा कम होता जाएगा। तो प्रभाव कहां होगा? जहां बिल्कुल चोट लगी है। तो चोट सबसे पहले यहां लगी है ना, तो ये अधिकेंद्र होगा जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी कहानी है। आगे आगे जब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हमने बताया कि यहां से तरंग, ये आपका केंद्र हो गया। अब देखिए इसको फोकस कहते हैं, है ना? और इसको हम फोकस कहते हैं, इसको अवकेंद्र भी कह देते हैं, कहीं पर अवकेंद्र भी नाम दे रखा है। अब यहां से तरंगे निकल रही है, देखिए आप, ये निकल रही है पी तरंग, आपको दिख रहा होगा, जो कहां पर जा रही है? भूकंप स्टेशन पे जा रही है। एक चीज बताना भूल गया मैं, कि एक हमारे पास यंत्र होता है जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जिससे हम भूकंपीय तरंगों को मापते हैं। ये हम जब भूकंप को पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो एक स्टेशन लगा हुआ है, तो देखिए ये पी तरंग को माप रहा है, ये एस तरंग को माप रहा है, और जो तरंगे जब ऊपर धरातल पे आएगी तो यही क्या बनती है? एल तरंगे बन जाती है। तो अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है PSL। हमने तो ऊर्जा की बात कर ली, लेकिन भैया तरंगे, ये भूकंप आ रहा है पी तरंग के कारण, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंगों के कारण, उसके कारण भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। उसको बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? आपके दिमाग में रेडियोएक्टिव पदार्थ रहना चाहिए, जिससे ऊर्जा निकल रही है, दरार होनी चाहिए जैसे ऊर्जा बाहर निकल रही है, दबाव होना चाहिए जो निकलने नहीं दे रहा है। कारण मैंने आपको बता दिए, जहां से भूकंपीय तरंगें निकल, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जहां पर टकरा रही है ना भैया, उसको हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। जो भूकंपीय केंद्र होता है उसको भूकंप केंद्र भी कहते हैं, भूकंप मूल केंद्र भी कहते हैं, फोकस भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम अवकेंद्र भी कहीं जगह दे रखा है, अवकेंद्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बेटा क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मैंने आपको किताब से थोड़ा अलग बताया, हटकर उस सरल शब्दों में बताने की कोशिश की। बस आप यूं ही पढ़ते रहिए, आपका साथ और विश्वास बना रहे। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में भूकंपीय तरंगों के साथ में, जहां हम पूरे भूकंप को अनफोल्ड कर देंगे, बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।